स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे द्वारा सांख्यिकी का एक वचन के रूप में अध्ययन किया जाएगा। सांख्यिकी का जब हम इस रूप में अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत हम सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी विधियाँ क्या होती हैं? सांख्यिकी विधियों से अभिप्राय उन विधियों से होता है जिसके अंतर्गत समंकों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है। हमारे द्वारा सांख्यिकी की 5 अवस्थाएं ये जो बताई गई हैं मेरे द्वारा अभी, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत एक वचन के रूप में किया जाता है। पहली अवस्था के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है जिसे कलेक्शन ऑफ डाटास कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ डाटास के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता के द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से उपकरण प्रयोग में किए जाते हैं, वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं अध्ययन की विषय सामग्री के अंतर्गत। दूसरी अवस्था हमारी आंकड़ों का व्यवस्थीकरण या संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ डाटास जिसे हम कहते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत संकलित किए गए समंकों को विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिससे वो समझने के योग्य हो सकें और आगे की अवस्थाओं के लिए वो तैयार हो सकें। तीसरी अवस्था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहलाती है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटास। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहली वर्णनात्मक मेथड होता है, दूसरी सारणीयन मेथड होता है और तीसरी आपकी चित्रात्मक या ग्राफीय प्रस्तुतिकरण का मेथड होता है। इन तीनों मेथड के अंतर्गत किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं समंक, उससे संबंधित सारे टूल्स का अध्ययन आपके द्वारा किया जाएगा चैप्टर के अंतर्गत। आंकड़ों का विश्लेषण ये हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट या महत्वपूर्ण अवस्था होती है सांख्यिकी की, जिसके अंतर्गत मैथमेटिकल तरीके से गणितीय विधियों के माध्यम से हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आप केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, परिक्षेपण के माप, सहज संबंध और सूचकांक का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आपके आंकड़ों का निर्वचन होता है। निर्वचन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटास कहलाता है। इसके अंतर्गत आपके द्वारा लास्ट में अपने समंकों का किसी भी कार्य में प्रयोग किस प्रकार होगा वो फाइल तैयार की जाती है। अब हमारे द्वारा ये जो 5 अवस्थाएं हैं आंकड़ों की, जिस प्रकार से एक बिल्डिंग में चढ़ने के लिए स्टेयर्स की आवश्यकता होती है छत तक पहुंचने के लिए, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज और 5वीं स्टेज के माध्यम से समस्त सांख्यिकी की अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। पहली अवस्था हमारी आंकड़ों का संग्रहण कहलाती है, दूसरी हमारी आंकड़ों का व्यवस्थीकरण कहलाती है, तीसरी हमारी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहलाती है, चौथी हमारी आंकड़ों का विश्लेषण कहलाती है और 5वीं हमारी स्टेज जो होती है वो आंकड़ों का निर्वचन कहलाती है। अब हम इसी के अंतर्गत आगे चलते हुए ये जो 5 अवस्थाएं होती हैं, इन 5 अवस्थाओं में कुछ विशेष उपकरणों का प्रयोग करते हैं, कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिनकी सहायता से संग्रहण, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण किया जाता है। इन टूल्स को ही सांख्यिकी की भाषा में सांख्यिकीय उपकरण कहते हैं। सांख्यिकीय उपकरण से क्या अभिप्राय है? सांख्यिकी की विभिन्न अवस्थाओं में जिन भी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही सांख्यिकीय उपकरण कहते हैं। हमारे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थशास्त्र अपने आप में एक विषय है और सांख्यिकी एक दूसरा विषय है। दूसरा विषय जब किसी एक विषय में सम्मिलित होता है तो इसका मतलब उसकी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। आज वर्तमान में अर्थशास्त्र का कोई भी टॉपिक डिफाइन करने के लिए हमें समंकों की आवश्यकता पड़ती है और जहां हम अपने समंकों का प्रयोग करते हैं वहीं सांख्यिकी इसमें प्रवेश कर जाती है। इसके महत्व के अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ, कुछ पॉइंट भी आपके हैं जो नोट्स के माध्यम से आपको दिए जाएंगे, आप उन्हें अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अर्थशास्त्रियों के द्वारा सांख्यिकी के बढ़ते हुए प्रयोग के फलस्वरूप अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को अर्थमिति, इकोमेट्रिक्स
जैसे विषयों का समावेश हो गया है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला महत्व है आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति होती है। परिमाणात्मक अभिव्यक्ति से मतलब है एक तो होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। परिमाणात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत हमारे द्वारा क्वालिटी को लिया जाएगा। अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलनाओं को संभव बनाती है सांख्यिकी। अर्थशास्त्र के अंतर्गत दो क्षेत्रों से संबंधित कंपैरिजन करना हो, चाहे वो अंतर क्षेत्रीय हो, चाहे वो अंतर्देशीय हो, चाहे वो अंतर समय के अनुसार हो, वो तुलना हम आसानी से सांख्यिकी के माध्यम से कर सकते हैं। यह अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का तीसरा महत्व है कारण और परिणाम के मध्य संबंध ज्ञात करना आसानी से संभव हो जाता है। और इसके अलावा आर्थिक सिद्धांतों के आर्थिक मॉडल का निर्माण करने में भी ये सहायक होती है, क्योंकि बिना सांख्यिकी के हम आर्थिक मॉडल को नहीं बना सकते हैं। आर्थिक भविष्यवाणियाँ भी की जा सकती हैं और नीतियों का निर्माण भी किया जाता है। अब हमारे द्वारा इस महत्व के बाद हमारे द्वारा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की सीमाएं क्या क्या हैं, क्योंकि सांख्यिकी अपने आप में मैथ्स का सब्जेक्ट है और अर्थशास्त्र हमारे मानव जीवन के एक पक्ष का अध्ययन करने वाला विषय है या सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। ऐसी स्थिति में सांख्यिकी की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं। पहली लिमिटेशन केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है। सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है। दूसरे नंबर पर केवल समूह का अध्ययन करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है। वह एकल कोई भी व्यक्तिगत सूचना मात्र रह जाएगी, उसे सांख्यिकी नहीं कहेंगे। तीसरे नंबर पर है आंकड़ों में एक रूपता व सजातीयता का होना आवश्यक शर्त है, जो सांख्यिकी की सीमा भी है। यदि आंकड़ों में समरूपता और सजातीयता है, एक रूपता और सजातीयता है, तब तो वो सांख्यिकी की तुलनात्मक आंकड़े हो जाएंगे या तुलना की जा सकेगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर तुलना संभव नहीं है। ये भी एक तरह की लिमिटेशंस कहलाएगी। परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं। ये जो हमारे द्वारा सांख्यिकी के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, इस विश्लेषण के जो परिणाम होते हैं ये समूह के आधार पर किए जाते हैं और औसत मान ही इसमें निकाला जाता है। ऐसी स्थिति में ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते। इनके नेक्स्ट इसकी सीमा है बिना संदर्भ के निष्कर्ष निकालें जो गलत हो सकते हैं। छठे नंबर पर है सांख्यिकी जैसे सब्जेक्ट का प्रयोग केवल विशेषज्ञों के द्वारा ही संभव है। और नेक्स्ट है समंकों का दुरुपयोग संभव है, क्योंकि समंक गीली मिट्टी के समान होते हैं जिसे देवता और शैतान दोनों की मूर्ति को बनाया जा सकता है। यह हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। इसके साथ ही एक कहानी आपके किताब में दे रखी है लास्ट में एक बॉक्स के अंतर्गत, जिसमें एक परिवार में पिता जो सांख्यिकीय विशेषज्ञ है वो बहुत अच्छे से सांख्यिकीय विधियों को जानता है। उसके घर में 2 बच्चे हैं, एक पत्नी। वह अपने पूरे परिवार के साथ नदी को एक दूसरे पार जाना चाहता है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसे नदी की गहराई का औसत माप पता है, लेकिन वास्तव में उसके बच्चों की हाइट और जब वो नदी के दूसरे पार पहुंचता है तो परिवार का एक सदस्य कम रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे तो विश्वास था कि वो बहुत बड़ा विशेषज्ञ है और उसके द्वारा जो आंकड़े प्राप्त हैं उसे वो औसत है, और औसत मान के अंतर्गत ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसे लगा कि मेरे बच्चों का और मेरे परिवार का जो औसत प्राप्त हो रहा है हाइट का, उसके अकॉर्डिंग नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन नदी किसी स्थान पर गहरी या छिछली थी और ऐसी स्थिति में जब वो बच्चे जिनकी हाइट कम थी वो उस जगह पर गहराई वाली स्थिति में पहुँचे, नदी में पहुँचे, तो वो डूब गए और आगे बहकर चले गए, वो नदी के दूसरे पार नहीं पहुँच पाए। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सांख्यिकी के विशेषज्ञ भी कई बार सामान्य बुद्धि का प्रयोग नहीं करें तो ऐसी स्थिति में फेल हो जाते हैं। आम जीवन को जीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
थैंक यू।